जय हिंद, वंदे मातरम। स्टडी एंड लर्निंग वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2022 के जनरल नॉलेज प्रैक्टिस सेट में हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं, जो कि इस परीक्षा में आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं, तो आप सभी से हम निवेदन करेंगे कि आप सभी लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और एक एक प्रश्न को नोट करते जाइएगा, क्योंकि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। तो देर न करते हुए आज के प्रश्नों की सिलसिला को हम शुरू करते हैं, जो कि आज का पहला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियां नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, चिकनकारी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है और नवाबों का शहर भी इसको कहा जाता है। कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं यहां से। तो आज का यह पहला प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यह रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने। दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेर की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो आप सभी को बता दें कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और डबल स्टार में नोट करिएगा, क्योंकि यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएगा, मार्तंड वर्मा, जो कि इस युद्ध में उन्होंने परास्त किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इस युद्ध के बारे में हम आपको बता देते हैं कि कोलाचेर की लड़ाई जो हुई थी 10 अगस्त 1741 को त्रावणकोर डच युद्ध के दौरान त्रावणकोर साम्राज्य और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। इस लड़ाई में राजा मार्तंडा, जिसे मार्तंड भी कहा जाता है, मार्तंडा वर्मा की सेना ने 10 अगस्त 1741 को एडमिरल यूस्टाचियस डी लैनाय के नेतृत्व में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हराया था। तो आपसे पूछ भी सकता है कि 1741 में जो कोलाचेर की लड़ाई हुई थी, जिसमें राजा मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था, वह कौन से साम्राज्य से थे? तो आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि त्रावणकोर साम्राज्य के राजा थे। तो यहाँ से कई प्रश्न आपके बन सकते हैं कि उस समय डच ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिरल कौन था? तो यूस्टाचियस डी लैनाय थे। तो उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? यह शहर कांच की चूड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम होते हैं तो उत्तर प्रदेश से कुछ न कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह भी एक उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा फिरोजाबाद, जहां पे चूड़ियां बनाई जाती है, कांच की चूड़ियां बनाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो आपको बता दें कि वो कौन थे? वह जीवक थे। वह थे जीवक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही होगा। तो जीवक के बारे में आपको बता देते हैं कि जीवक कौमार भच्च इनका पूरा नाम था, जो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे, आयुर्वेद के आचार्य थे। अनेक बौद्ध ग्रंथ में उनके चिकित्सा ज्ञान की व्यापक प्रशंसा मिलती है। वे बाल रोग विशेषज्ञ थे। वे महात्मा गांधी के निजी वैद्य भी थे। कौन? जीवक जो थे महात्मा बुद्ध के निजी वैद्य थे। वे बिंबिसार के शासन काल में मगध की राजधानी, जो उसमें मगध की राजधानी वर्तमान में राजगीर के नाम से जानी जाती है, में एक गणिका के पुत्र के रूप में जन्मे थे। तो उम्मीद है इसको आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहां से भी आपके कई प्रश्न बन सकते हैं कि राजा बिंबिसार के दरबार में जैसे पूछा गया जीवक थे और महात्मा बुद्ध के निजी चिकित्सक कौन थे? तो जीवक थे। जीवक का पूरा नाम क्या था? तो इनका कौमार भच्च, जीवक कौमार भच्च पूरा नाम था। यह क्या थे? तो आयुर्वेदिक आचार्य थे। और कौन से विशेषज्ञ थे? तो बाल रोग विशेषज्ञ थे। कहां पे जन्म हुआ था? तो मगध की राजधानी में हुआ था, जिसे वर्तमान में राजगीर, उस समय राजगीर के नाम से जाना जाता था, वर्तमान समय में राजगीर के नाम से जाना जाता था। और कैसे पुत्र थे? तो एक गणिका के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल
या बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व्स की अगर हम बात करें, जैवमंडल की बात करें, संरक्षित जैवमंडल की, तो भारत में 18 है, इनकी संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट, दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? तो दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के कर्नाटक में है, जो कि 1956 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने। माउंट एटना, जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो आप सभी को बता देंगे माउंट एटना से अभी 2021 का जो यूपी टेट का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। माउंट एटना से जुड़े हुए प्रश्न आए हुए थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो आपको विषाणु जनित रोग की अगर हम बात करें तो विषाणु जनित रोग में आपका खसरा भी आता है, रेबीज भी आता है और पोलियो भी आता है। जो नहीं आता है वह है क्षय रोग। तो क्या है इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएगा, क्षय रोग। क्षय रोग विषाणु जनित रोग नहीं है। तो आपको विषाणुओं से होने वाले रोगों के बारे में बता देते हैं। तो विषाणु से होने वाला रोग है एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, पोलियो, गलसुआ, खसरा, ट्राइकोमा, पीलिया, रेबीज, मेनिंजाइटिस, हर्पीज। इसको याद करने का एक ट्रिक है, वो है ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। अब देखिए, ए से हो जाएगा एड्स, डांटो से ड से डेंगू हो जाएगा, ट से ट्राइकोमा हो जाएगा, मत से मेनिंजाइटिस हो जाएगा, डांटो मत से मेनिंजाइटिस हो जाएगा, खरे गाल पर ख से खसरा हो जाएगा, र से रेबीज हो जाएगा, पर प से पीलिया हो जाएगा, पे छापो, छापो से क्या हो जाएगा? पोलियो हो जाएगा, गाल से गलसुआ हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इस चीज को नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं जो रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील में जो मिश्रित किया जाता है लोहे के साथ, वह किया जाता है क्रोमियम का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने। जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है। तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा डबल स्टार लगा करके, क्योंकि जैविक अजैविक से आपके हर बार परीक्षा में कुछ न कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्पादक। उत्पादक के बारे में आपको बता दें कि उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से, सूर्य प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा से अपने भोजन को ये खुद बनाते हैं। उपभोक्ता की बात करें तो जो उत्पादक को खाते हैं वह उपभोक्ता कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो महावीर स्वामी के बारे में हम आपको पहले एक बार बता दें कि ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे और इनके बचपन का नाम जो था वर्धमान था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ और प्रथम थे ऋषभदेव। महावीर स्वामी की अगर हम बात करें तो ये 24वें अंतिम तीर्थकार भी हुए थे और इनका जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, जिसे अभी हम वैशाली के नाम से जानते हैं, वहां पर हुआ था। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञात्रिक कुल के थे, ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। और माता का नाम त्रिशाला था। त्रिशाला जो है लिच्छवी की राजा चेटक की बहन थी। महावीर की जो पत्नी थी उनका नाम यशोदा था और इनके पुत्र का जो नाम था अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम हमने आपको बताया कि वर्धमान था और इनको जो शिक्षा प्राप्त हुई थी वह हुआ था ऋजु पालिका में। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ऋजु पालिका में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उम्मीद है यहां तक आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं ये प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो हम आपको बताएंगे उसको भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण
प्रश्न है आप सभी के सामने, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था। तो गुप्त स्वर्ण मुद्रा को जो कहा जाता था वह कहा जाता था दीनार। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन एक और प्रश्न यहाँ पे बनता है कि गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है। अभी आपसे गुप्त काल में पूछ लिया कि स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो दीनार कहा जाता है। लेकिन अगर यहीं पे चांदी के मुद्रा को, चांदी के सिक्के को पूछ ले कि चांदी के मुद्रे को क्या कहा जाता था, तो चांदी के मुद्रे को रूपक कहा जाता था। नोट कर लीजिएगा कि चांदी के मुद्रे को रूपक कहा जाता था गुप्त काल में। नेक्स्ट, काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस और नाम से जानी जाती है। तो जो काली मिट्टी को हम रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, जो कि गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया था, जो कि स्थित है। तो यह स्थित है मथुरा में। कहां पर स्थित है, तो यह स्थित है मथुरा में, जो कि कंकाली टीला के नाम से, यहाँ पर एक कंकाली देवी का मूर्ति निकला था जिसको कंकाली टीला के नाम से भी जाना जाता है। तो इसीलिए कंकाली टीला इसका नाम रखा गया था कंकाली देवी के कारण, जो कि जैन स्तूप के अवशेष हैं और यह मथुरा में मिला था। नेक्स्ट, कंकाली टीला के बारे में आपको बता दें, कंकाली टीला मथुरा में स्थित एक टीला है। इस टीले पर कंकाली देवी का मंदिर है, इसलिए इसका नाम कंकाली टीला पड़ा। 1990 से लेकर 1990-91 में डॉक्टर फोहरर के नेतृत्व में यहां खुदाई हुई थी, जिसमें प्रसिद्ध जैन स्तूप मिला था। तो आप नोट कर लीजिएगा कि इस कंकाली टीला क्या है कि यहाँ पर कंकाली देवी का मंदिर है और इसलिए इसका नाम कंकाली टीला पड़ा। और कब इसका खुदाई हुआ था, तो 1890-91 में हुआ था, डॉक्टर फोहरर के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया था। तो आगरे का किला का जो निर्माण कराया गया था अकबर के द्वारा कराया गया था। कब कराया गया था, 1565 से लेकर के 1573 के बीच में अकबर द्वारा शुरू किया गया था इसका निर्माण कार्य। यह यमुना नदी के पश्चिम तट पर स्थित है, जो ताजमहल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसी के अंदर शाहजहां ने संगमरमर के मंदिर भी बनवाए थे। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला जो है इलाहाबाद है और सबसे छोटा जिला जो है वह महोबा है, जनसंख्या के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। तो इस पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कि चाक के द्वारा बनाए गए चित्र और गहरे लाल रंग के चित्र जो उत्तर प्रदेश के जिले में पाए जाते हैं, वह पाए जाते हैं मिर्जापुर के जिले में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही होगा। अगला प्रश्न, 1881 ईस्वी में केसरी अखबार की स्थापना किसने किया था। तो 1881 ईस्वी में जो केसरी अखबार की स्थापना किया गया था वह किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। यह एक मराठी अखबार था जिसे 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। यह स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मुख्य पत्र के रूप में इस्तेमाल किया गया था और केसरी मराठा ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इस प्रश्न को, और इसके डिटेल्स को भी आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह परीक्षा में आने की संभावना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था। तो अभिनव भारत की बात करें तो अभिनव भारत एक गुप्त समाज था जिसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में की थी। शुरू में मित्रा मेला के रूप में नासिक में स्थापित किया गया था।
तो इसको जो स्थापित किया गया था शुरू में मित्रा मेला के रूप में स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न में आपको बीडी सावरकर दिया हुआ है, तो बीडी सावरकर का मतलब होता है विनायक दामोदर सावरकर, जो कि आंसर सही होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए अभिनव भारत को शुरू में किस नाम से जाना जाता था, तो मित्रा मेला के रूप में जाना जाता था। और कहां पर स्थापित किया गया था, तो नासिक में स्थापित किया गया था। इन चीजों को आप नोट कर लीजिएगा, हमने शुरू में ही बताया था इसमें एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो बंगाल विभाजन के समय जब भारत के वायसराय थे वह थे लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया था? द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब जो लिखा गया था भगवती चरण वोहरा के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही होगा। इसके बारे में हम आपको बता दें, भगवती चरण वोहरा जो थे एक स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। इनकी जो मृत्यु हुई थी 28 मई 1930 को एक बम का परीक्षण करते समय विस्फोट के कारण हुआ था। तो जो द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब लेख लिखा था वह लिखा था किसने? भगवती चरण वोहरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन या योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? तो पाकिस्तान की मांग को जो अमान्य कर दिया था वह किया था कैबिनेट मिशन ने। कैबिनेट मिशन ने ब्रिटिश पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको जल्दी किताबों में मिलेगा नहीं, नोट कर लीजिएगा कि पाकिस्तान की मांग को अमान्य करने वाले कैबिनेट मिशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्लीमेंट एटली होगा, जो कि उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। 1945 से लेकर 1951 तक क्लीमेंट एटली यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जो कि लेबर पार्टी के नेता थे। आपसे पूछा जा सकता है कि क्लेमेंट एटली किस पार्टी के नेता थे? तो वो लेबर पार्टी के नेता थे। और कब तक ये प्रधानमंत्री थे? तो 1945 से लेकर 1951 तक प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी प्रश्न और 25 प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो उत्तराखंड में स्थित जो नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी सिपकिला। सिपकिला जो है सिक्किम में स्थित है। लिपुरेख, नीति और मुलिंगला जो कि उत्तराखंड में स्थित है। क्षमा चाहते हैं कि आप सभी को बताया सिपकिला दर्रा जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि जो आपका लिपुरेख है यह उत्तराखंड में है और नीति भी उत्तराखंड में है। और एक और दर्रा उत्तराखंड में आता है जिसे माना दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो दर्रा है यह उत्तराखंड में है, जबकि सिपकिला जो है सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दर्रा से भी कई प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं यूपी ट्रिपल एससी के। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आई है, जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और एक चीज और, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।